अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाजरीन, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। आपको पिछले दिनों के अंदर जो इस वक्त सियासी उबाल है उसका बखूबी इल्म होगा। उसकी मैं सिर्फ आपको चंद हाइलाइट्स दे देता हूँ कि अपोजिशन ने जैसे ही तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है, उसके बाद से हुकूमती ऐवान जो है वो हलचल का शिकार है। इमरान खान साहब का जो लहजा है वो रोज बरोज तल्ख से तल्ख तर होता जा रहा है। और ना सिर्फ ये तल्ख हो रहा है बल्कि ताकतवर तरीन जो हल्के हैं उनके हाँ और उनके हवाले से भी जो बातें हैं वो भी अब उनके लहजे से, उनके मुंह से, उनकी जुबान से अदा हो रही हैं। और ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर वो मकाम होता है जो पाकिस्तानी सियासत को जानते हैं कि वहां पर फिर मामलात बिगड़ने होते हैं, बनने नहीं होते। एटलीस्ट तसादुम जरूर होता है। इस सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज अब्दुल्ला मोमिन मौजूद हैं। हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफी हैं और इस्लामाबाद की सुन गुन भी रखते हैं और फिर उस पर खुलकर बोलते हैं। आपको ने पिछले प्रोग्राम में भी उनको सुना और उन्होंने जबरदस्त अपना तजिया भी पेश किया और अपनी खबरें भी दी। अब्दुल्ला, क्या हाल है आपका? थैंक जी, यू, आपने थैंक यू सो ज्वाइन मच किया रज़ा। हमें। वेलकम। अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा कि मैं आपसे स्ट्रेट सवाल करूंगा। यहीं से शुरू करते हैं कि ये क्या हुआ उस दिन दीर के जलसे के अंदर। खान साहब ने बाजवा साहब को कह बता दिया कि जी उन्होंने डीजल कहने से मुझे मना किया है। ये हुआ क्या? इसके क्या मीनिंग्स हैं? आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के विद इंफॉर्मेशन? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद जमा हो जाता है कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में, तो उनसे एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात चले जाते हैं। वो न तो कोई तैनाती कर सकता है और न असम्बलियाँ तोड़ सकता है, न कोई अहम फैसला कर सकता है। जब तक वो अच्छा। एतमाद का वोट नहीं लेता तब तक वो न कोई तैनाती कर सकता है, न इसके साथ साथ वो असम्बलियाँ तोड़ सकता है, न कोई मिनिस्टर चेंज कर सकता है। तो ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उसको एतमाद का वोट दोबारा पार्लियामान से वो हासिल ना मिल करे। रही है। तो इमरान खान इस वक्त शदीद गुस्से में है और क्योंकि एक तो उससे इख्तियारात जो है वो आर्जी तौर पे चले गए जब तक एतमाद का वोट नहीं आता। और वो ठीक। अपनी तकारीर में बार बार यही कहता है कि मैं जब एतमाद का वोट लूं तो फिर आपके साथ देखूंगा। मतलब वो इस वक्त एक क्लूलेस, पावरलेस बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये कि इमरान खान ने मुख्तलिफ वफूद की सूरत में मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के जरिए इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया, लेकिन वहां से कोई सिग्नल नहीं आया। और मौलाना फजल रहमान को और इमरान खान दोनों को ये बताया गया कि ये लड़ाई जो है आप पार्लियामान के अंदर लड़नी है या जहां लड़नी है, ये लड़ाई आप लड़े, हम इस लड़ाई में शामिल नहीं है। तो इमरान खान इस ठीक है। स्केल का एक्सपर्ट नहीं था। माजी में आप ठीक। देखे सेनेट के इंतखाबात हुए या वज़ीर आज़म के खिलाफ दीगर जो महाज थे या अपोजिशन को मैनेज करना था, ये किसी और ने उसको ताकतवर हलकों ने लेके दिया। अब इमरान खान इस ये पूरा जो बोझ है वो उसके कंधों पे आ गया है और साथ साथ वो मुख्तलिफ शकूक शुबात का भी शिकार है। इस वक्त ठीक। जो बनीगाला के जराए वो यही कहते हैं कि इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है वो भी मुसलसल अप्स एंड डाउन करता है और इमरान खान इस वक्त अच्छा। गुस्से में है। और इसकी वजह यह है कि उनको क्योंकि वो जिस किस्म की सियासत करना चाहते हैं वो एक आइडियलिस्ट सियासत है और जिसके लिए जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त ठीक। वो एक तरफ न सिर्फ वो उसकी जो ईगो थी, जो उसकी जो जाती ईगो है कि वो किससे बात नहीं करते। मतलब जब वो कराची गए, हमने काप ली के वहां पे एमकेएम के लोगों से बात की, तो वहां पे भी उसने कहा कि मैं मुल्क के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसने वो अपनी ईगो को सामने लिया है और उसने एमकेएम से भी ये बात नहीं की कि मुझे सपोर्ट करें। उसने सिर्फ ठीक। अपना वो जो नैरेटिव है वो बयान किया, लेकिन उसने एमकेएम से भी नहीं, ये नहीं मांगा। तो यानी साथ उसने साथ उसको मदद ये की भी यकीन है। दरख्वास्त करने में उनकी ईगो आड़े आती है, ऐसे ही? जी बिल्कुल, उसने यही किया। और आप देखें तो एक तरफ इत्तेहादियों का ये हाल है, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो रिपोर्ट इमरान खान को सबमिट की है और जिसके ऊपर ये पूरा एक मीडिया में आया, तो वो तादाद जो है ना 12 से 14 है जो बताया गया है। और इस वक्त सख्त सर्वेलेंस जारी है। जो मैं आईबी के लोगों से बात करता हूँ तो हर 12 से इमीडिएट 14 वो लोग इमरान खान साहब की पार्टी के जो स्लिप हो सकते हैं, ऐसे ही? जिस पे आईबी की रिपोर्ट है।
वो आईबी ने एक रिपोर्ट सबमिट की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और वो रिपोर्ट की बुनियाद पे इमरान खान जो है ना वो पूरी आईबी को उसके पीछे लगा दिया है। पूरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एमएनए से लेकर उनके कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर उनके हर मोमेंट तक को देखते हैं कि क्या हुआ। तो इस वक्त इमरान खान ने जो कल फौज को यही पैगाम दिया कि जो उसने फजल रहमान की बात की, तो उसने यही कहा कि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे इस पूरे टर्माइल के अंदर, तो मैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो मंजर-ए-आम पर ला सकता हूँ। तो जब वहां से सिग्नलिंग नहीं हो रही और फौज की जानिब से आईएसपीआर ने भी यही कहा, और इसके साथ साथ ये कहा, आईएसपीआर ने उसे कहा कि हमने फौज ने उसे मैसेजिंग की और फिर आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। तो इमरान खान इस वक्त शदीद दबाव में है। अच्छा अब्दुल्ला, मैं एक चीज मुझे समझाएं, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, उस हवाले से मुझे कंफ्यूजन है कि ये तो इस वक्त पूरा मीडिया जो फ्रेम कर रहा है इस पूरी बात को, एक तो उन्होंने बाजवा साहब का नाम ले दिया, साथ उन्होंने ये भी ये इम्प्लाई कर दिया कि बाजवा साहब से मेरी सियासत पर भी बात हुई, फाइन, लेकिन फिर उन्होंने न्यूट्रल होने को जानवर के साथ तशबीह दी। वो उसको मीडिया और सबका जो तजिया निगार है उन सबका कहना ये है कि ये जो न्यूट्रल आईएसपीआर ने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, ये उसके लिए काउंटर मैसेज था। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आती, खान साहब ने जिस दिन ये जलसा किया उसी दिन वो तैयारों की जो सेरेमनी थी जिसके अंदर एक फ्लीट पूरा हमारे पास एंटर हुआ है तैयारों का, चाइनीज जो वारप्लेन्स हैं, उसके अंदर वो बाजवा साहब भी उनके साथ थे, चीफ मार्शल के साथ भी उनकी पिक्चर्स जो हैं वो बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के अकाउंट्स पर एटलीस्ट फ्लोट होती रही। तो वहां पर तो बड़ी हंसी खुशी की तस्वीरें हैं, और फिर खान साहब ने जाके बाजवा साहब के ऊपर बात कर दी। ये क्या डायनामिक्स क्या है इस पूरे रिलेशन के? देखो, बात तो ये कि फौज जो है आइन के तौर पर विफाक का एक इदारा है, और ये जो मीटिंग थी ये तो पहले से शेड्यूल थी, ऐसा नहीं था कि कल ऐलान हुआ। और ये आपको पता है कि ब्यूरोक्रेटिक जो चीजें होती है वो पहले से शेड्यूल होती है, तो इसमें भी ये चीजें हैं। और बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी चीफ या फौज का इदारा है या एयर चीफ, वो तो सबऑर्डिनेट है प्राइम मिनिस्टर के, मतलब वो तो प्राइम मिनिस्टर तो बॉस है। और बाजू साहब इसका जिक्र भी करें, आइन की अगर हम बात करें, कुछ डायनामिक्स तो मतलब पाकिस्तान में सियासत उस तरह से आजाद नहीं है या वज़ीर आज़म उस तरह से बाइख्तियार नहीं है, तो ये तो एक नॉर्मल बात है। उससे ये नतीजा आप अखज़ नहीं कर सकते कि बाजवा साहब उसके साथ क्यों गए यार, वो हंसी खुशी क्या। इसका ये मतलब नहीं है कि वो वहां पे मौजूद थे तो उसके सियासत में भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें शेड्यूल थी, मतलब ये पहले से तयशुदा एक ट्रिप था जो चला गया। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि ये जो फैसला है, मेरी जितनी भी मैं मिलिट्री के लोगों से जो मिलता हूँ, ये एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है जो कुछ इमरान खान के आने के बाद और खासकर 2018 से मौलाना के धरनों के बाद से ऑनवर्ड फौज बहुत ज्यादा, मतलब उसको बहुत ज्यादा घसीटा गया सियासत में। और फौज मतलब डायरेक्ट नाम लेकर मियां नवाज शरीफ ने भी किया और मौलाना फजल रहमान ने भी किया और दीगर सियासी कायदीन ने भी किया। तो इससे अब फौज जो थी वो डैमेज हो रही थी। तो अब वो ये कह रहे कि अब हम इस लड़ाई में मजीद नहीं आएंगे। उसने ये बात नहीं की कि हम गैर सियासी हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने जो हालात बन गए, शेख रशीद ने जो धमकियां दी, फवाद चौधरी ने जो कहा, तो मौलाना फजल रहमान ने फिर अंसारुल इस्लाम को जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में कुछ, और मैं वहां मौजूद था जब वो कह रहे थे। तो मौलाना साहब को उसी वक्त जब मौलाना साहब पार्लियामेंट लॉजेस के बिल्कुल सामने पहुंचे, वहां पे बहुत ज्यादा हंगामा था, तो मौलाना साहब जैसे ही पहुंचे उसने एक मीडिया टॉक की, और एक सख्त गिर मीडिया टॉक थी, बावजूद इसके कि उसने एक पुरअमन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि पुरअमन एहतजाज हो, लेकिन उसके बावजूद एक सख्त गिर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसमें मौलाना के कारकुनों ने ओवरऑल जो मुल्क है उससे रिएक्ट किया। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब वो 401 नंबर लॉजेस में बैठे थे इस्लामाबाद में, और जब उसने ये शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू की, उसके बाद उसके कॉल आई, जिसके बाद मौलाना साहब मतलब मौलाना साहब को कॉल आई, वो साइड पे हुए, और उसके बाद मौलाना साहब ने अपने जो कायदीन ने उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि ये कॉल ये जो मैंने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, इसको जो है वो आर्जी तौर पे जो है वो मुअत्तल की जाए।
और उसको बताया गया मुख्तलिफ ज़राए से, जो सबसे जो ताकतवर इदारे हैं उनने बताया कि आप जो भी करो, एहतजाज करो, या आप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ो या इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाओ, लेकिन अपने कारकुनों को ये पैगाम दो कि वो रियासती रिट को जो है वो चैलेंज करने चैलेंज की ना कोशिश करें। ना करे। अच्छा, तो उसके यानी बाद अब्दुल्ला आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब को, सॉरी मैं आपको थोड़ा रोका, मैं सिर्फ इसको ताकि हम क्लियर कर लें कि मौलाना साहब को एक कॉल आई और उनको कहा गया कि जनाब ये आप अपने प्रोटेस्ट जो है इसको कॉल ऑफ करें और रियासती रिट को चैलेंज मत करें। ये एक ताकतवर इदारे की तरफ से कॉल थी, वैसे ही? उसने ये नहीं कहा कि प्रोटेस्ट ना कर, उसने कहा कि मुल्क को जो आपने बंद करने की बात की वो ओके। नहीं चलेगी, मुल्क को हम इस तरह यरगमाल नहीं बना सकते। उसकी बुनियादी वजह एक है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उसके जो करीबी डॉक्टर है और जो उनके करीबी लोग हैं, गुज़िश्ता 1 साल से मौलाना फजलुर रहमान ब्लड प्रेशर के बहुत सख्त मसाइल का सामना कर रहे हैं और इसलिए वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उस वक्त भी जब वो गाड़ी से उतरे और वो उसने जो गुफ्तगू की थी वो बहुत सख्त गिर, हालांकि मौलाना बहुत मोतदिल रहते हैं इन चीजों के अंदर, उसकी बिल्कुल। जो और पॉलिटिकल मीडिया हिस्ट्री के है। साथ तो बड़े हद पे खेलते हैं। हाँ, लेकिन ये कि वो मौलाना साहब के ब्लड प्रेशर का मसला है, तो फिर उसके बाद मौलाना साहब बिल्कुल धीमे हो गए, वो लॉजेस के अंदर मौलाना साहब बिल्कुल डाउन हो गए। और फिर जो है उन्होंने ये कहा कि हम जो है ये जो मैंने कॉल दी थी इसको आप होल्ड रखे, अब तक इसको साइड पे करें। ओके। तो ओके, ठीक है अब्दुल्ला, मैं ये आप एस्टैब्लिशमेंट की भी बात हो रही है, चूंकि मैं अदम एतमाद के ऑप्शंस की तरफ मैं हम इस पे आगे बात करते हैं। आपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी बात की थी, मैं आपको फॉलो भी हम कर रहे होते हैं। आप मुसलसल ये कह रहे थे कि पेशावर में बैठा हुआ जो एक आदमी है वो फोन कर रहा है, तो अब क्या सिचुएशन है? और अभी कोई इतलात है कि वो फोन हो रहे हैं? और इससे मुतल्लिक खबर भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, असद तूर ने कल एक व्लॉग की थी और बिल्कुल, मैं उसी की मुझे तरफ आ रहा मुझे था। जी मुझे इससे हट के कुछ इतलात थी, इस तरह की जी नहीं थी। जी। वो हट के इतलात थी कि कोई शख्स इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, एक इदारे की जानिब से दूसरे इदारे को लिखा गया कि इंटरफेरेंस कर रहा है। तो हालात उस तरह अच्छा। बन रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो फौज के सरबराह है उसकी तरफ से कोई चीज जो है वो सामने आ सकती है, कोई एक्शन सामने आ सकता है। फिर असद तूर ने अपने व्लॉग में ये कहा, मैंने भी जो 2-3 लोगों से कंफर्म किया, लेकिन अब ये है कि उसमें आपको जब शोकाज होता है तो वो एक इंतहाई सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो फौज सीक्रेट के होता अंदर है। कैरी करता है, लेकिन मुझे नहीं मिली। और फिर आज आईएसपीआर के जानिब से अंसार अब्बासी को, बाबर इफ्तिखार जो डीजी आईएसपीआर है, उनको बताया उन्होंने गया कि क्लियर हम इसकी किया। तरदीद करते हैं। अब अगर जारी हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन फौज का ये हमेशा से ये एक पॉलिसी रही है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, कि वो अगर एक काम हुआ भी है, एक पेशरफ्त हुई भी है विद इन इंस्टीट्यूशन, तो उसको मीडिया में हमेशा निगेट करते, वो अपने जो डिग्निटी है उस पर किसी को कंप्रोमाइज करने नहीं देते। तो तो अब्दुल्ला, ये अफवाहें क्या है या पॉपुलर टॉक क्या है कि कुछ हुआ है? ऐसे ही है, फिजा में यही है बात? देखो, ये चीज है कि अब हम तो मरूजी हालात को देखते कि क्या है। अगर एक इदारा दूसरे इदारे को ये कहता है कि मेरे इदारे के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस हो रही है, और फिर बाबर इफ्तिखार ने तो ये कहा कि जिसके पास सबूत है वो लेके आए। मेरी भी कुछ एमएनए से बात हुई है और उन्होंने भी कहा कि डायरेक्टली वो इस बार बड़े सेफ साइड पे खेले, डायरेक्टली उनकी जानिब से कोई कॉल नहीं आई, लेकिन वो कम्युनिकेट कर रहे हैं मुख्तलिफ जराए से, क्योंकि आपको पता है कि ये हाई लेवल की गेम होती है, तो फिर अगर रिकॉर्डिंग बाहर चली जाए या कुछ चली जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। आजकल डिजिटली बड़ा चीजें जो है ना वो कायम रहती है। तो ये चीज है, ये मसला है। लेकिन मेरे ख्याल में जब इंस्टीट्यूशन की अगर बात आ जाए, तो वहां पे फैज हमीद की जो ताकत है वो इंस्टीट्यूशन के सामने कुछ नहीं है। वो उसको उस तरह अंदर से हिमायत हासिल नहीं है। फौज का बा एक्सप्लॉइट नहीं इंस्टीट्यूशन कर एक फैसला सकते। है, फौज का बा इंस्टीट्यूशन एक फैसला है कि हमने रहना है। अब हम इमरान खान जाने, मौलाना जाने, जरदारी जाने, तो ये सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, तो इस्लामाबाद के अंदर अगर हम सियासी और एस्टैब्लिशमेंट की जो एक क्रॉस ओवर हुआ करता था, वो उसको बताते होते थे कि आप आज आपने यहाँ पे वोट देना है, इधर वोट नहीं देना। आपके साथ एमएनएज उठ रहे होंगे, सेनेटर्स बैठ रहे होंगे, वो क्या कहते हैं? कॉल्स आ रही हैं, फ्री माहौल है, क्या होने?
क्या कहते हैं इस बारे में? देखो, बाप की बलूचिस्तान अवामी पार्टी और एमकेएम को जो मैसेजिंग गई है, काबली को भी गए हैं और उनको बताया गया कि उन्होंने सिर्फ ये है कि माजी में इनकी बड़ी कम्युनिकेशन रही है, खासकर बाप की और इसके साथ साथ काबली की। तो उनको ये बताया गया कि आप अपने ज़मीर का फैसला करें, हम नहीं चाहते कि हम किसी को हम दोबारा से इन्वॉल्व हो जाए। अब ये आर्दी फैसला है या मुस्तकिल फैसला है, ये तो वक्त बताएगा कि फौज मुस्तकिल तौर पे सियासत में नहीं आना चाहती या मुल्क के जो माशी और बैंकरप्ट जो हालात हैं उसकी वजह से एक फैसला है। तो उनको बताया गया। तो अब जब ये आया तो आपको पता है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब बीमार थे, लेकिन वो जरदारी साहब को रात को पहुंच गए। जरदारी साहब ने जो उसको पैगाम दिया है, मैंने पीपल्स पार्टी के 2-3 लोगों से कंफर्म किया है, काबली को उसके साथ जो पैगाम है वो इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब काबली को एक तरह से ये बताया गया है कि हमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया है, यू हैव मिस्ड द ट्रेन, आपने ट्रेन को मिस कर दिया है। लेकिन एमकेएम के साथ जो हुई है मुलाकात, और मैं वहां पे मौजूद था जरदारी हाउस में, उसमें ये था कि एमकेएम ने मैंने एमकेएम के 2-3 मतलब उनके जो तर्जुमान हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। जरदारी साहब और उसके बीच जो कम्युनिकेशन हुई वो ये था कि हम अगर आपको वोट देंगे, हम आपको इस मूव में सपोर्ट करेंगे, तो आप हमें बताएं कि हमें फिर क्या मिलेगा। उनको ब्यूरोक्रेसी में भी रद्दोबदल चाहिए था, उनको चीजें भी चाहिए थी। तो जरदारी साहब ने उसे एश्योरिटी दी कि मैं ये करने को तैयार हूं। तो उसने कहा, जरदारी साहब, बात यह कि फिर आपकी जो लोअर टेयर है सियासतदानों की, जो आप पीपल्स पार्टी की सेकंड टेयर है, वो फिर हमें मुंह नहीं लगाती। तो जरदारी साहब ने महफिल में उसे कहा कि आप मोबाइल में मेरा नंबर लिख लें। जरदारी साहब ने काबली को एमकेएम को पैगाम दिया कि आप मेरा नंबर लिख ले और आज के बाद आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें जो भी मसला था। तो हालात यही है कि इमरान खान जो है वो अब अकेले खेल रहे हैं और इसकी जमात खेल रही है, और हालात उनके लिए साजगार नहीं है, ये हाथ से बाहर है। तो अब्दुल्ला, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा सा समझाएं, खान साहब के पास क्या ऑप्शन है? कोई तो ऑप्शन होंगे। आपने जैसे बताया कि वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव इख्तियारात वो खो चुके हैं, तो क्या मैं अगर यहाँ से आपसे सिर्फ एक चीज पहले पूछ लूं कि अगर वो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात खो चुके हैं, तो क्या वो इन दिनों के अंदर किसी भी आर्मी चीफ को सैक और नई अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकते? रजा वो नहीं कर सकते। आईनी तौर पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जब अदम इत्तेमाद जमा हो जाए तो वो कोई भी तैनाती नहीं कर सकते। वो दौरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो जब तक इत्तेमाद का वोट नहीं लेता तो उस वक्त तक जो है वो कोई भी अहम फैसला नहीं कर सकते, उनके इख्तियारात मुअत्तल हो जाते हैं। तो इमरान खान के पास आप ये देखें कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब आया, वो तो खैर वज़ीर आज़म नहीं थे, तो एक दबाव था, उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया। तो इमरान खान के पास अभी कोई इख्तियारात नहीं है, और इस वजह से वो पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है वो आपको पता है कि दौरों में जो मुख्तलिफ सियासी, एक किस्म से इमरान खान जो है वो सियासी कंपेन कर रहे हैं, तो उसमें हिट कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है फौज के अंदर के हल्कों से भी तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं कि इसके पास मजीद चीजें होंगी जिसको वो ला सकता है, और उसके पास पावर अभी भी एक, अगर पूरे मुल्क पे वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते या नहीं, लेकिन नौजवानों की एक तादाद है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अब ये है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में एक बहुत बड़ा पावर शो होगा डी चौक पे। इमरान खान एक दबाव डालने के लिए, मैसेजिंग करने के लिए डी चौक के ऊपर एक पावर शो करेंगे, और इस पे मुख्तलिफ MNAs को, मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कितने कितने लोगों को आप लेकर आना है और डी चौक में। और उसके बाद अपोजिशन ने भी ये, अपोजिशन के अंदर भी ये बातचीत हो रही है कि हम उसके जवाब में एक दूसरा पावर शो करें। लेकिन मसला ये है कि अगर ये एक दिन होना है तो इससे मुल्क में खुदा न खास्ता खूनरेजी बढ़ेगी, और ये हालात को देखते हुए शेख रशीद ने यही बताया है, जो वफाकी वज़ीर दाखिला है, कि हम जो है वो सिक्योरिटी रेंजर और इफ्सी के हवाले करेंगे। तो पुलिस तो क्या खान साहब के पास, पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है उन्होंने, स्पीकर असद कैसर ने। क्या वो इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? वो फर्ज कीजिए कि 14 दिन के बाद भी इजलास नहीं बुलाते, तो क्या होगा? खान साहब के पास इस वक्त ऑप्शंस, पीटीआई के पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस क्या हैं इसके बाद?
देखो एक चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि वो जब रिक्विजिशन जमा हो जाए इजलास के लिए, तो स्पीकर पे ये इख्तियारात आते हैं, स्पीकर पे ये जिम्मेदारी आती है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाए। फिर वहां पे एक मोशन मूव होगा असेंबली के अंदर, और मोशन मूव होगा कि हम वज़ीर-ए-आज़म पे अदम एतमाद ला रहे हैं। फिर उस पर डिबेट होगी और स्पीकर साहब 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद, मतलब 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले उस पे वोटिंग हो जाएगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट लाजिज हुकूमत की जानिब से भी बताया गया और मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ कि पार्लियामेंट हाउस जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिनोवेशन हो रही है, तो हॉल अवेलेबल नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं लिखा, और ये लिखा है कि अगर स्पीकर पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को इजलास बुलाएगा, चाहे वो किसी होटल के अंदर बुलाए, चाहे वो किसी हॉल के अंदर बुलाए, या बाहर पार्लियामेंट के लॉन के अंदर बुलाए। जैसे लाहौर के अंदर हमारे पास दीवान इकबाल है, आपके पास जो है वहां पर वो कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर भी इजलास होते रहे हैं और बड़े बड़े जलसे भी खान साहब ने भी रखे हैं अपने। नहीं, इजलास तो बुलाएंगे, ये तो हो नहीं सकता कि इजलास नहीं, इजलास हर सूरत में बुलाएंगे। और स्पीकर साहब कल फरोग नसीम साहब से और परसों भी फरोग नसीम साहब से, और इसके अलावा वो जो पीटीआई के कानूनी माहिरीन है उसके साथ स्पीकर हाउस में मिल रहे हैं, मुसलसल बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे कानूनी मावनत ले रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ है कि वो अगर कह रहे कि हम जो है वो कौमी असम्बली के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उसको वोट डालने नहीं आएंगे, तो फिर उनके पास तो ये है कि कल मैंने भी स्पीकर साहब के सामने ये सवाल लगा कि फिर तो ऐसा लगता है कि आपके पास अपोजिशन के 30 अरकान है, क्योंकि अगर आपके पास अपोजिशन के 30 अरकान है तो आप अपने जो एमएनएज हैं उसको जो है वो नहीं आने दे रहे, तो फिर वो 30 अरकान आपको वोट देंगे या 20 अरकान। अगर आप अपने एमएनएज को नहीं ला रहे तो आप इत्तेमाद का वोट कैसे लोगे? 179 में अगर आप 10 से 15 लोग या 10 या 12 लोग बाहर करोगे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास तो 170 169 वोट रह जाएंगे, फिर तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन यह कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि स्पीकर जो है वो उसको वोट डालने से मना कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि अगर कोई अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ या पार्टी के फैसले के खिलाफ किसी शख्स को वोट दे, तो प्राइम मिनिस्टर उसे शोकाज करेगा, वजीर आजम उससे हुकूमत की जानिब से उसे शोकाज जारी होगा। शोकाज जारी होने के बाद उनको सुना जाएगा, सुनने के बाद पूरी उसकी हियरिंग होगी, वो हियरिंग होगी। अगर वो उसके खिलाफ कोई फैसला आया तो वो उस फैसले को अदालत और इलेक्शन कमीशन में लेके जाएंगे, और ये बहुत बड़ा तवील अरसा इसमें लगता है। यानी ये एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है। और इसका और अगर खान साहब के खिलाफ की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो खान साहब विल नॉट बी प्राइम मिनिस्टर देन, ऐसे ही है ना जी, वो तो रहेंगे नहीं। हाँ, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन उसे पार्टी सेक्रेटेरिएट से उससे शोकाज जारी किया जा सकता है। तो अब्दुल्ला, आपके नजदीक इमरान खान साहब के कितने चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस के वो बच जाएंगे इस तरीके एतमाद से, और अपोजिशन को 2019 वाली संजरानी वाली हाथ नहीं होगा अपोजिशन के साथ? देखो, ये चीज है कि इमरान खान वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है तो उनका वो स्टेमिना खत्म हो रहा है, और इसके शख्सियत में ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा एग्रेशन आ रहा है, और इसके साथ साथ वो उस तरह से वो एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं, तो वो हर चीज जो है अपने मर्जी से करना चाहते हैं। मेरा अंदाजा ये है कि जितने भी मैं लोगों से बैठता हूँ या करता हूँ, इमरान खान के वापस आने के 20% चांसेस है, और 80% चांसेस ये कि वो वापस चला जाए, मतलब वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकता, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर के अगर हालात अच्छे होते तो वो सियासी जलसों में इस तरह खुलेआम वो टास्क ना करते, मतलब वो टारगेट ना करते। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है कि वो दोबारा से इत्तेमाद का जो है वो ऐवान से वोट ले, और ये शायद उनकी फेयरवेल स्पीचेस है। लेकिन जो अब्दुल्ला, सिर्फ ये आखिरी में आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि हवाएं खबरों के अंदर ये पूरा नैरेटिव क्रिएट हो गया कि खान साहब आज गए तो कल गए, लेकिन फिर 1-2 दिन से ये हो रहा है कि दोबारा से वो लग रहा है जैसे दोबारा से खान साहब के हक में भी रिपोर्टिंग हो रही है, और कहा जा रहा है कि अलीम खान के लोग टूट गए हैं जहांगीर तरीन में से, जहांगीर तरीन के ग्रुप के कुछ लोग जो है वो खान साहब के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है, इस किस्म की बातें हो रही हैं। सो जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो वो सिचुएशन है वो क्या है, वो कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, इस्लामाबाद क्या कहते हैं?
देखो बात ये ना कि मुख्तलिफ एजेंसीज की जानिब से, मुख्तलिफ पार्टीज की जानिब से, मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से, मुख्तलिफ सोशल मीडिया टीम्स की जानिब से इंफॉर्मेशन को फीड किया जाता है। फिर एज ए जर्नलिस्ट आप उन इंफॉर्मेशन को कैसे कैटेगराइज करते हो कि ये इंफॉर्मेशन कैसे है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि कल अगर इमरान खान के खिलाफ आप बतौर जर्नलिस्ट आप खुद ना यूज हो जाए। हाँ, तो ये चीजें होती है कि आपने फिर वेरीफाई करनी होती है इंफॉर्मेशन को। आपको पता है कि कल अलीम खान भी वज़ीर आज़म के साथ मिल चुके, जहांगीर तरीन की मुलाकात भी अब हो चुकी है, क्योंकि अब मसला है नवाज शरीफ से। अच्छा, वो तो डिनाई भी किया, वो तो उन्होंने डिनाई भी किया कि नहीं जी मुलाकात नहीं हुई। आप क्या कहते हैं? मुलाकात हुई है और ये जो जी के मुर्तजा साहब है उसने कभी गलत खबर नहीं दी। मैं इसे 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने एक साथ नमाज असर भी अदा की। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास काफी शवाहिद थे इस खबर के हवाले से। हाँ, तो अब ये कि अब मसला इमरान खान का नहीं है, मसला ये है कि अगर इस तरह इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है तो फिर ये पार्टीज जो है जो माजी में इनके रावलपिंडी के बड़े करीब रही है तो वो कभी इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे। अगर आज ही फौजी कह दे कि हम इमरान खान को दोबारा उसके साथ कर ले तो तमाम के तमाम सियासी जमातें जो है वो जो इनके करीब MKM हो गया, बाप हो गया, ये सारे आ जाएंगे इधर वापस इमरान खान के कैंप में। लेकिन तो अगर फौज ये कहे कि हम न्यूट्रल हैं, चाहे खान साहब आए चाहे जो है, हमें कोई परवाह नहीं है, फिर ये क्या करें? देखो बात यह है कि हर किसी ने अपना इंतखाबात 6 महीने बाद होते हैं या 1.5 साल बाद होते हैं, हर किसी ने अपना क्योंकि सियासत कहते हैं सियासत में कोई चीज जो है वो मुस्तकिल नहीं होती, तो हर चीज ने अपना पल्ला देखना है कि क्या होता है। तो नवाज शरीफ की जानिब से और मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से 7 जो नशिस्तें उनका वादा किया गया है और इसके साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें, जरदारी साहब भी 2-3 जगह पे उनको करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ मार्केट में खबरें हैं कि एक MNAs को कितना मिलता है और ऐसा नहीं है। PTI भी कोशिश कर रही है कि जो अपोजिशन के MNAs है उसको किसी न किसी तरह से इस जुए में इन्वॉल्व करें। पैसे का उनसर भी उसमें शामिल है और ये सारी चीजें लगा रही है अपोजिशन के MNAs को, ऐसे ही है। बिल्कुल है, वो बातें हो रही है, मुख्तलिफ लालचें दी जा रही है, वजारतों की लालच दी जा रही है, मुख्तलिफ चीजें दी जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्योंकि गेम अब फाइनल वो राउंड में दाखिल हो चुका है और वक्त के साथ साथ जो चीजें हैं वो हुकूमत पे मजीद दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि अब हुकूमत इस पूरे जो पूरा बोलचाल है उसको अकेले मैनेज कर रही है और अकेले उसमें लगी और इनसे मैनेज नहीं हो रहा। और इमरान खान ये कि इनके सफ़ों के अंदर भी एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, जिस तरह दूसरी पार्टीज में होते हर कोई अपने दूसरों को शक की निगाह से देखता है कि कोई ये खबर लीक ना करे, कोई क्या ना करे। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो PTI के वजीर हैं वो भी राब्ता कर रहे हैं पिंडी के साथ, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हत्ता कि शेख रशीद साहब को भी उस तरह कोई वेलकम नहीं किया गया और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो फौज ने इस चीज को अब हम ये कह सकते हैं कि आर्जी तौर पे खुद को आइसोलेट किया है इस पूरे टर्माइल से और सियासतदानों को इसमें इन्वॉल्व किया है। लेकिन एक मैसेजिंग जरूर हुई है कि आप सियासत करो, आदमी एतमाद ले आओ, लेकिन रियासती रेट को जो है वो किसी भी सूरत मुल्क को नुकसान जो पहुंचाएंगे उसके खिलाफ रियासत जो है वो एक्शन लेगी। और आपने जो बात की कि ये लोग फिर कहाँ जाएंगे, तो ये तो निजी महफिलों में बाप के लोग कहते हैं और काप लीग के लोग कहते हैं कि हमारा मुआहिदा जो है वो तो इमरान खान से नहीं है हुकूमत का, हमारा मुआहिदा तो रियासत पाकिस्तान से है। तो ये तो महफिलों में कहते हैं, मैं खुद इसका गवाह हूं कि वो कहते हैं कि हमारा मुआहिदा रियासत पाकिस्तान के साथ है, तो रियासत जारी होगी। हाँ जी बिल्कुल जी, ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन में दी, हमारे नाजरीन को दी और साथ ही साथ आपका बेहतरीन तज्जिया। नाजरीन, आपने अब्दुल्ला मोमिन की बात सुनी, उन्होंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली खान साहब के पास इस वक्त एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात नहीं है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि बनी गाला की रिपोर्ट्स ये हैं कि आजकल उनका जो BP है वो भी फ्लक्चुएट
करता है। सिचुएशन अब्दुल्ला के मुताबिक तो यही है कि तकरीबन 80% इस बात का चांस है कि इमरान खान साहब चले जाएंगे और कांपे उनकी इस वक्त टांग रही हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।